बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो होने वाला आप लोगों के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और अति लघुत्तरीय टाइप के, लघुत्तरीय टाइप के, दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों को आपको दिखाने का प्रयास कि कैसे कैसे प्रश्न होते हैं। इसके अलावा आपको जो है जो बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न है उसके एक प्रकार से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लगभग और लगभग 20 के आसपास ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को रखा है और इसके आस ही पास आप देखेंगे तो लघुत्तरीय और जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों को रखने का प्रयास किया गया है। और खास मकसद इस वीडियो का ये भी रहा है कि इसमें आपको बुक के बारे में बताएंगे कि आखिरकार कौन सी बुक आपकी हिंदी साहित्य के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, तो उसके बारे में बताएंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर में हिंदी साहित्य की कौन सी बुक आप जो है या फिर कौन सी सीरीज आप खरीद के पढ़ सकते हैं जिसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया मटेरियल मिल जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि आखिरकार कौन सी बुक है। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद में अभी मैं प्रश्नों को बताऊंगा, फिर उसकी क्वालिटीज़ के बारे में कैसे कैसे प्रश्न दिए गए उसको आपको दिखा दूंगा, ताकि आप जो है इस बुक को खरीद सके और आसानी से पढ़ सके, अपनी परीक्षा की तैयारी कर सके। ओके, तो बुक है भैया आपकी ये राजन जो है, राजन श्योर सीरीज, ये बुक आप ले लीजिएगा। ये एक प्रकार सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है और इसमें आप देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया बढ़िया प्रश्नों को छांट करके रखा गया है। मैंने इस बुक को देखा और आप लोगों के समक्ष उसके प्रश्नों को भी मैं जो है दिखाने का प्रयास जो है करूँगा अभी। तो आप लोग बिल्कुल नो डाउट कि ये बुक अच्छी है और ये ज़रूरी नहीं कि एक प्रकार से आप जो है मैं कह रहा हूँ इसलिए अच्छी है। ये बेस्ट है, मैंने इसको देखा, पढ़ा आसानी से पूरे। अब मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को भी पढ़ा है, उसके अलावा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी को पढ़ा और बढ़िया सरल शब्दावलियों में समझाने का भी प्रयास किया गया। चित्रात्मक शब्दावली भी मैं दिखा रहा हूँ सारी चीज़ों को। तो बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य यानी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। अब कार्यालय हिंदी कंप्यूटर में आप देखेंगे जैसे कि कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य, क्षेत्र क्या है, कार्यालय हिंदी में जो प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि आप तमाम प्रकार की चीज़ें, उनके सिद्धांत कैसे बनती परिभाषिक शब्दावलियाँ, इन सभी के बारे में विधिवत जानकारी है। इसके अलावा कार्यालय हिंदी पत्राचार में आप जैसे देखते हैं आवेदन पत्र क्या है, सरकारी पत्र क्या है, अर्ध सरकारी पत्र क्या है, कार्यालय पत्र क्या है, परिपत्र क्या है, अधिसूचना क्या है, कार्यालय ज्ञापन क्या है, विज्ञापन क्या है, निविदा क्या, संकल्प क्या, प्रेस विज्ञप्ति क्या है, इन सभी के बारे में विस्तार से। इसके अलावा प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन, प्रतिवेदन, इन सभी के बारे में भी जानकारी देने का प्रयास किया गया उदाहरण के माध्यम से। सबसे मजेदार बात यह है कि पल्लवन कैसे लिखा जाता है, तो उसकी विशेषता, पल्लवन की परिभाषा, ये सब देने के बाद में पल्लवन के जो है पल्लवन कैसे लिखा जाता है उसका उदाहरण भी दिया है। और पल्लवन लिखते समय जो है उसमें बढ़िया बढ़िया उदाहरणों को भी लिखने का प्रयास किया ताकि आपकी रुचि पैदा हो पढ़ने में। तो इसके अलावा तमाम इसी प्रकार से टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन, प्रतिवेदन सभी में है। इसके अलावा हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास क्रम भी इसमें अच्छे तरीके से डिफाइन है। हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के बारे में भी अच्छे तरीके से बताया गया है। हिंदी भाषा और ई शिक्षण के बारे में भी आप देख सकते हैं, इसमें अच्छे तरीके से चीज़ें हैं, जैसे कि जो ब्लॉग है, फेसबुक पेज है, ई पुस्तकालय सामग्री है, ये सब जो सरकारी या गैर सरकारी चैनल है जैसे ज्ञान दर्शन हो गया, ई पाठशाला, स्वयं मूक्स, इन सभी के बारे में, पॉडकास्ट, ये सब, और जो ऑनलाइन कक्षाएं यानी कि जो आभासी कक्षाएं होती हैं उनके बारे में बताने का प्रयास। इसके अलावा हिंदी कंप्यूटर में जो टाइपिंग वगैरह होती है, शॉर्ट हैंड का सैद्धांतिक पक्ष क्या होता है और हिंदी साहित्य में शोध वगैरह क्या चीज़ें हैं, इन सभी के बारे में भी इस पुस्तक में आप जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए हम इस पुस्तक के बारे में और भी चीज़ों को आप बताते हुए, और उससे पहले हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जान लेते हैं ताकि आपका कुछ भला हो जाए। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि अनुभवी लेखकों के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है। मैंने देखा तो बढ़िया पुस्तक ही होगी, अगर मैंने कहा तो जाहिर सी बात है अच्छी पुस्तक होगी, क्योंकि मैंने इसको सारी चीज़ों को देखा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें समाहित है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं और वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसमें समाहित किए गए हैं। तो इसीलिए मैं ये जो है, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो, दोनों की दृष्टि से पुस्तक आपकी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी उचित मात्रा में दिया गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी उचित मात्रा में, लघु उत्तरीय प्रश्नों को और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी अच्छी खासी मात्रा में दिया गया है। तो बढ़िया पुस्तक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा प्रश्नों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में और भी चीज़ों को बताएंगे, दिखाएंगे कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों की शब्दावलियाँ कैसी हैं। ओके, सबसे पहले देखिए ये प्रश्न, देखिए शुरुआत के मैंने पेज का ऑब्जेक्टिव का उठाया है। देखिए प्रश्न है कि किसी पत्रादि का प्रारूप तैयार करना ही कहलाता है। बताइए, किसी पत्रादि का यानी किसी पत्र या फिर जो है पत्रादि मतलब कि पत्रों से रिलेटेड कोई चीज़, तो किसी पत्रादि का प्रारूप यानी कि उसका जो मसौदा है, उसका जो खाका है, उसका सांचा जो है, उसको तैयार करना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? तो ऑप्शन उत्तर बगल में ही दिया रहेगा आपको। उत्तर क्या है इसका? आ, यानी कि उसको हम प्रारूपण कहते हैं। तो भाई जैसे आपका नाम आया प्रारूप तैयार करना, तो प्रारूपण। अगर आपसे कहेगा टिप्पण तैयार करना, तो क्या हो जाएगा? टिप्पणी हो जाएगा। क्योंकि टिप्पण जो होता है, टिप्पण लिखने की क्या होती है? टिप्पण लिखने की प्रक्रिया होती है, यानी कि टिप्पण एक
क्रिया होती है और परिणाम उस क्रिया टिप्पण क्रिया के द्वारा जो परिणाम निकलता है वो टिप्पणी होता है। इसी प्रकार से प्रारूप एक क्रिया होती है और प्रारूप क्रिया के द्वारा जो एक प्रकार से हमको प्रतिफल प्राप्त होता है वही आपका क्या होता है, वो आपका प्रारूपण होता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके समक्ष है। संविधान में संघ और राज्यों के बीच विधान कार्यों को बांटा गया है। विधान मैंने विधि वाले कार्यों को, ओके, कानूनी कार्यों को। तो संविधान में संघ यानी कि देश जो केंद्र सरकार है और जो राज्य है उन दोनों के बीच में विधान कार्यों को बांटा गया है। ऑप्शन इसमें सी दिया गया यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। ओके, कैसे कैसे? राज्य सूची, संघ सूची और एक प्रकार से समवर्ती सूची, आपको पता ही होगा। ओके, तो कुछ कुछ विशेष अभी में समाहित किए गए हैं। केंद्र सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार, लेकिन जो समवर्ती सूची उसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाती है। इसके अलावा जो है अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी एक मुद्दे पर कोई कानून बना देते हैं तो क्या होगा कि जो राज्य सूची होगी, अगर राज्य सूची ने पहले भी कानून बनाया है लेकिन केंद्र सरकार उसमें बाद में कानून बनाती है तो केंद्र सरकार का ही मान्य होगा, राज्य सरकार का निरस्त हो जाएगा कानून। ओके, ये मजेदार बात होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रशासन हेतु विभिन्न कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है। बताइए, प्रशासन के लिए विभिन्न कार्यालयों में क्या प्रयोग किया जाता है भाई? तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको हिंदी को हम कामकाजी या कार्यालयी हिंदी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? परियोजन मूलक हिंदी या कार्यालयी हिंदी एक ही बात है। तो क्योंकि ये ऑफिस में प्रयोग होती है, क्योंकि ये कार्यालयों में प्रयोग होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कार्यालयी हिंदी कहते हैं। तो हिंदी भाषा का प्रयोग होने लगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जो विचार लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है। भैया बताओ, जो विचार लिखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टिप्पणी या मसौदा लेखन या प्रारूपण या संक्षेपण। तो भैया जो विचार लिखे जाते हैं वो विचार लिखने की प्रक्रिया टिप्पण, और विचार जब आप लिख लेते हो जो प्रतिफल का आखिरकार आप लोगों ने क्या लिखा तो वही टिप्पणी यानी कमेंट कहलाता है आपका। कमेंट कहते हैं कि आपके विचार, किसी कोई फोटो आई फेसबुक पे, आप लोगों ने कमेंट किया तो इसका मतलब क्या किया आपने? टिप्पणी किया। ओके, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत होती है, यह परिभाषा किसने दी? वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो, ये भाषा हिंदी होगी, ऐसा किसने बताया? बताइए। कामकाजी और मतलब कि न्यायालयों में स्वीकृत भाषा को कार्यालयी हिंदी की परिभाषा दी है, किस विद्वान ने दी भाई? तो उस डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने दी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कार्यालयी हिंदी का दूसरा प्रमुख महत्वपूर्ण अंग क्या है? बताइए। तो प्रारूपण जो है ये कार्यालयी हिंदी का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, सरकारी कामकाज के संबंध में जांच, तथ्य अन्वेषण यानी तथ्यों का अन्वेषण, सुझाव आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना कहलाता है। यानी सरकारी कामकाज के संबंध में अगर जांच या तथ्य अन्वेषण करना हुआ, सुझाव किसी को देना हुआ, तो इस प्रकार की चीज़ों में जो विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिवेदन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रतिवेदन। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 10वां नंबर प्रश्न है, मंत्रालय में हर कार्य के लिए विभाग होते हैं, इन विभागों को सामान्य रूप से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बताइए। मंत्रालय में हर कार्य के लिए विभाग होते हैं, इन विभागों को समान रूप से क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है भैया? उसको कार्यालय कहा जाता है। और इस कार्यालय में जो प्रयुक्त होती है भाषा, उसको उस भाषा को कार्यालयी भाषा कहा जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि कार्यालयी भाषा का उद्देश्य क्या है? कार्यालयी भाषा का उद्देश्य क्या भैया? कार्यालयी भाषा का उद्देश्य क्या है? हिंदी का प्रचार प्रसार करना, बिल्कुल। इसके अलावा देश की राष्ट्रभाषा सुनिश्चित करना, ये भी है। और हिंदी को सम्मान दिलाना, ये भी है। अर्थात ऊपर डी यानी कि ये सभी भाषाएं जो हैं। ओके, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग कि कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र अधिकारों को किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है? कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र अधिकारों को किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया भैया? तो किस नियम के अंतर्गत? राजभाषा का जो नियम आया था 1955 में यानी कि 1955 ईस्वी में, उसमें जो है कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र अधिकारों को इसी नियम के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया कि कार्यालयी हिंदी का क्षेत्र अधिकार कहाँ तक होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 13वां नंबर प्रश्न है कि कार्यालयी हिंदी की कार्य पद्धति के अंतर्गत आती है। कार्यालयी हिंदी के कार्य पद्धति के अंतर्गत क्या आती है भाई? तो भाई देखें यहाँ पर संघीय कार्य पद्धति भी आती है, राज्य शासन कार्य पद्धति भी आती है और सचिवालय कार्य पद्धति भी आती है। यानी कि ये सभी आती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप जटिल टाइप के प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे
इसके अलावा क्या देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न होंगे उनको भी बड़े विधिवत ढंग से इकाई बेस्ड इस पुस्तक में रखने का प्रयास किया गया। इकाई बेस्ड मतलब कि जैसे कि इकाई 1 से कौन कौन से जो है दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको एक प्रकार से विशेष ध्यान रख करके दिया गया। जैसे पहला प्रश्न आप देखेंगे कि कार्यालय हिंदी की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर प्रयोजनमूलक हिंदी का ही विशिष्ट रूप कार्यालयी हिंदी है। उसके अलावा यह देखिएगा डॉक्टर हरदेव बाहरी, इनकी पुस्तक भी आती है भाषा विज्ञान की, बड़ी फेमस पुस्तक है डॉक्टर हरदेव बाहरी की। तो उन्होंने कार्यालयी हिंदी को दफ्तरी हिंदी भी कहा, दफ्तरी भाषा कहा है। और ये हिंदी सामान्य बोलचाल की हिंदी से अलग होती है तथा इसकी शब्दावली भी सुनिश्चित होती है। सरकारी कार्यालयों में पत्राचार हेतु जो हिंदी प्रयुक्त होती है वह कार्यालयी हिंदी ही होती है। कार्यालयी हिंदी की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है। तो इस प्रकार से भाषा का प्रयोग है। यहाँ पर देखें कार्यालयी हिंदी की परिभाषा में संकल्पना हेडिंग आपकी हो जाएगी जब आप लिखेंगे। इसके अलावा श्री ठाकुर दास के अनुसार ये दी परिभाषा दी हुई है। इसके अलावा डॉक्टर जो है यहाँ पर देखेंगे पापा जो है अंडाल के अनुसार। इसके अलावा आप देख लीजिएगा यहाँ पर और भी तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया गया है। संघ में कैसे रखा गया, अनुच्छेद किस में, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है हिंदी शब्द सागर में। इसके अलावा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान कोश में क्या कहा है, सभी में आपको विस्तार से जानकारी हिंदी भाषा के संबंध में मिल जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए श्याम सुंदर दास ने क्या कहा कि वे भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो राष्ट्रभाषा होती है। अभी मैंने इसको ऑब्जेक्टिव में बताया था। और दूसरी बात डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा था कि वे भाषा जो एक देश से दूसरे देश के रासायनिक पत्र व्यवहार मतलब राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है, ये भाषा अत्यंत शिष्ट और औपचारिक होती है और यही भाषा क्या कहलाती है, यही भाषा कार्यालय हिंदी कहलाती है। तो ये परिभाषा होगी। इसके बाद में इसका हिंदी का स्वरूप, कार्यालय हिंदी का स्वरूप भी इसमें निश्चित किया गया है, ये भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा जब प्रारूपण और संक्षेपण आप लिखने लगेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे, वहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि आलस्य मतलब कि आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। ये देखिए यहाँ पर आलस्य जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है, दुश्मन है। ये इस बात का भी मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बड़े बड़े अच्छे उदाहरण हैं कि निज भुज बल मैं बयरु बढ़ावा और देव उतर जो रिपु चढ़ी आवा। ये जो है देखिए चौपाई के माध्यम से इसमें बताने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा ये भी देखिएगा तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लाग संग कप सेना, इसके बारे में भी यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा आप और तमाम प्रकार के उदाहरण को देख सकते हो। कौरव पांडव जानिए क्रोध क्षमा के सिंह और पांच हिमारन सौ सके और सयों सहारे भीम। ये सब जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये देखिए, यदि तुम्हार डाक सुने केउर न आसे ओरे ओरे ओ अभागे ए कला चला रे। ये देखिए इस प्रकार से जो है यहाँ पर जब पल्लवन संक्षेपण ये सब लिखने लगेंगे आप तो इस प्रकार से यहाँ पर विस्तारण यानी पल्लवन लिखने में आप इस प्रकार से उदाहरण लिख देंगे एग्जाम में, तो एग्जामिनर प्रसन्न हो जाएगा। देखिए एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत लयावा। एक रावण की बात यहाँ पर की जा रही कि रावण जो है कहाँ पर गया, कुबेर के यहाँ पर धावा बोल दिया, एक बार की बात है। और वहाँ से पुष्पक विमान जो उसके पास था उसको जो है कुबेर से ले आया था। पुष्पक विमान जो था उस पर हमेशा एक सीट खाली भी देती थी। तो तमाम प्रकार की बातें जो है आप इसमें देख सकते हो और विस्तार से जानकारी मिलेगी। इसके अलावा यह देखिएगा उदाहरण में दिया हुआ पल्लवन लिखना है, जैसे क्रोध के सिंहासन मतलब कि सिंहासन आसीन होने पर बुद्धि वहाँ से पलायन कर जाती है। यानी जब आपके सर पर क्रोध बैठा रहेगा, आपके पास क्रोध रहेगा तो बुद्धि आपके पास बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्रोध रूपी बादल जो होते हैं बुद्धि को ढक लेते हैं, ये गीता का भी ज्ञान है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि क्रोध के सिंहासन आसीन होने पर बुद्धि वहां से पलायन कर जाती है। इसका आपको भाव संक्षेपण यानी भाव पल्लवन करना था। यानी कि इतने छोटे शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ सूक्ति लिखी हुई है या जो एक प्रकार से लाइन लिखी है, इस लाइन की आपको व्याख्या करनी थी और किस प्रकार से पल्लवन की भांति। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। या तो अनुभव की बात है कि क्रोधी व्यक्ति से किसी के भी सहज संबंध नहीं बन पाते हैं। ये तमाम प्रकार की बातें तो ऐसे आपको लिखना है। इसका भी उदाहरण दिया गया है राजन से और सीरीज में। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे जो चित्रात्मक शब्दावली का भी प्रयोग किया गया। चित्रात्मक शब्दावली मतलब कि इसे गूगल ड्राइव का ऑनलाइन उपयोग कैसे करें, इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो। चित्र में से एक बार लिखा गया है, उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर दिखाया भी गया कैसे कैसे गूगल ड्राइव कार्य करता है। ओके, ये देखिए ड्राइव में आप कैसे कैसे क्या माई ड्राइव, यहाँ पर एक प्रकार से टीम डिवाइसेस, तमाम प्रकार की स्टैंडर्ड क्या है, सब रिसेंट जो है और तमाम प्रकार की चीज़ ट्रेस वगैरह हर चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। हर चीज़ों के बारे में स्क्रीनशॉट देने का प्रयास। उसके बाद में जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके जो है इकाई बेस्ड है, यानी कि
इकाई, प्रत्येक इकाई के लघु उत्तरीय प्रश्न अलग से दिए गए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न अलग से दिए गए हैं इकाई के, मतलब हर इकाई को लेकर के किस इकाई से कितने आप जो है लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे, इस इकाई से कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, और इस इकाई से कितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इस इकाई से कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, सभी को एक प्रकार से सिक्योर तरीके से अलग अलग देने का प्रयास किया गया। सबसे मजेदार बात यह है, यहाँ पर देख सकते हो वर्तमान में कार्यालय हिंदी के संभावनाएं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे, उनके उत्तर आप देख सकते हो यहाँ पर। देखिए कार्यालय हिंदी की विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, विशेषताओं को देखिएगा, ऐसे आपको भी एग्जाम में लिख देना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा डाल करके, ठीक है। कार्यालय हिंदी सामान्य बोलचाल की हिंदी से भिन्न होती है, इस हिंदी में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ सुनिश्चित होते हैं, उनमें अनेकार्थता होती है, मतलब कि नहीं होती है, और कार्यालयी हिंदी की शब्दावली सुनिश्चित होती है जिसमें सीखना पड़ता है। इसके अलावा कार्यालयी हिंदी में अलंकृत एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं होता है, कार्यालयी हिंदी का क्षेत्र सीमित होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें इसकी विशेषताएं थी। इसके अलावा इकाई 2 में भी देखेंगे आप परिभाषित शब्दावली किसे कहते हैं। तो ये तमाम प्रकार चीज़ों को यहाँ पर विस्तृत तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। प्रारूपण के कोई 4 प्रकार बताइए, यहाँ पर देख सकते हो। सरकारी पत्रों का प्रारूपण पहला, दूसरा परिपत्र का प्रारूपण तीसरा, कार्यालय ज्ञापन का प्रारूपण चौथा, प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूपण। ये तमाम प्रकार की विशेषताएं और इसके प्रकार देख सकते हो आप। टिप्पणी किसे कहते हैं, टिप्पणी की कोई 4 विशेषताएं, संक्षेपण, तमाम प्रकार की पल्लवन क्या है, सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है। इकाई 5 आप देख लीजिएगा, यहीं पर ये यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये अति लघु टाइप के प्रश्न हैं। अति लघु टाइप के प्रश्नों को भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अति लघु टाइप के प्रश्न थे जो कि मैंने बताया। यहाँ पर ये अति लघु टाइप के प्रश्न हैं, इनमें आप इकाई बेस्ड प्रश्नों को देख सकते हो। देखिए एक एक लाइन के प्रश्नों को, जैसे कंप्यूटर का सारा डाटा कहाँ पर स्टोर होता है, तो कहाँ पर भाई, तो ये कंप्यूटर का सारा डाटा जो होता है सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर किसके भाग है, तो आउटपुट डिवाइस के भाग है। ये तमाम प्रकार चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कंप्यूटर के बारे में विस्तार से। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ प्रश्न, इनको देख ले थोड़ा सा विस्तार से हम देखेंगे। ओके, समय अभाव है, बाकी मैं जो है अगर आप कहेंगे तो जो है और भी जो है मालवी पर आपको देने का प्रयास रहेगा। लेकिन अगर आपको जो है पुस्तक पसंद आए तो एक बार पुस्तक को जरूर एक बार खरीदेंगे और देख लीजिएगा। पुस्तक अच्छी आपकी तैयारी के लिए बढ़िया है। ओके, कम दाम में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है भाई, पहला कंप्यूटर तो अबेकस को पहला कंप्यूटर माना जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके भाग है, तो कंप्यूटर के ही भाग है। अगला प्रश्न देखिएगा, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर ये किसके भाग है, तो ये हार्डवेयर के भाग है। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे माना जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है भाई, कंप्यूटर का मस्तिष्क तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये सब प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपके दिखाई पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव बोलो, कंप्यूटर में सारा डाटा कहाँ पर स्टोर होता है भाई, तो कंप्यूटर में सारा डाटा कहाँ पर स्टोर होता है, तो मेमोरी में स्टोर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मॉनिटर का क्या काम है, मॉनिटर का काम है कि डाटा को डिस्प्ले करना। ओके, अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहा जाता है भाई, तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर इसका आ होगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर से डाटा प्राप्त कर उसे उससे डिस्प्ले करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, तो उसी को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इकाई 6 में देखिएगा, इकाई 6 से प्रश्न कौन कौन से हैं, ये देखिए 123, 24 यहाँ तक और लंबे लंबे प्रश्न लगभग आप देखेंगे इस पुस्तक में। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। ये तो मैंने इकाई 6 के ही लिए इकाई 8 तक आपके जो है पाठ्यक्रम में है ना, इकाई 8 तक संकलित है। ओके, अगला प्रश्न क्या है कि एक साइट से दूसरी साइट पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम वेब ब्राउजिंग के नाम से जानते हैं। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि जो है विंटर सर्फ ने इंटरनेशनल सोसाइटी का गठन किया था, तो कब किया था, 1960 में किया था। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर को टेलीविजन लाइन से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, तो मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। और वहीं आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समझ है, गूगल मीट में अधिकतम कितने प्रतिभागी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, तो 100 लोग जुड़ सकते हैं गूगल मीट में। वहीं अगला प्रश्न आपके समझ, गूगल मीट क्या है, तो गूगल मीट जो है एक दृश्य श्रव्य वाचन लेखन साधन होता है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, गूगल मीट ऐप डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करना भाई, तो ये जो है आप कहाँ से कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हो और एप्पल स्टोर से भी कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, आ और बा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, जूम क्या है, जूम क्या है भैया, जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा होती है। जिस प्रकार से जूम है मतलब कि वो है मीट आपका, उसी प्रकार से ये भी है। जूम मीटिंग में उपस्थित हुआ जा सकता है, तो ये लैपटॉप के द्वारा भी और मोबाइल के द्वारा भी, कंप्यूटर के द्वारा भी, इन सभी के द्वारा। वही 8वीं इकाई के प्रश्न देखिएगा, हिंदी फॉन्ट को कितनी प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है, तो भाई 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू छपेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यूनिकोड में टंकण के कीबोर्ड लेआउट की दृष्टि से कितने प्रमुख वर्ग किए जा सकते हैं, तो भाई ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, 3 किए जा सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसकी फुल फॉर्म है, तो ये भाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है ये पीपीटी की फुल फॉर्म है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा,
पीपीटी का यही फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी के मानक कीबोर्ड लेआउट इन स्क्रिप्ट द्वारा इन फॉन्टों में टाइप करने हेतु टूल उपलब्ध है, उसका नाम क्या है बताइए। तो ये जो है पंडित IMI, ओके, ये इस जो है उसका नाम है, सब जो है जो एक प्रकार से इसमें जो है जो इन हिंदी मानक कीबोर्ड लेआउट इन स्क्रिप्ट द्वारा इन फॉन्ट प्रबंधों में टाइप करने हेतु जो टूल उपलब्ध है उसका नाम क्या है, कि पंडित IMI, ओके। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर विंडोज़ के हिंदी फॉन्ट के हैं, तो भाई 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका विंडो 7, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से तमाम सारे प्रश्नों को आप लोगों ने देखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि मैंने आपको बता दिया, ओके। तो यहाँ पर ही राजन श्योर सीरीज आप जो है प्रिपेयर कर सकते हो, आप ले सकते हो इसको, बड़ी अच्छी पुस्तक है और आप प्रश्नों को बड़े अच्छे तरीके से ढंग से दिया गया है। मज़ेदार बात ये है, और ये है कि जो है पूरी की पूरी गुणवत्ता और मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेस्ट है, इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये आप जो है पुस्तक ले सकते हो पढ़ने के लिए। आप लोग लगातार बोले थे कि सर जी हमको कौन सी पुस्तक लेनी चाहिए, तो मैं बता दूं कि आप जो है राजन श्योर सीरीज मार्केट में आपके उपलब्ध हो चुकी होगी। आप लोग अपने मार्केट से राजन श्योर सीरीज ले लो और वहाँ से अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और विस्तृत मतलब कि ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ओके। और आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। बाकी आप तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मॉडल पेपर वगैरह मैं देता रहता हूँ, लगातार आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा।